हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आइए बात करते हैं जरा इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। और मेरे हाथ में जो 13-14 पेज हैं, इसमें वो सभी सवाल हैं जो आजकल लोग इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं। तो चलिए सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि टर्की के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तान और टर्की दोनों चड्डी बड्डी हैं। तो S-400 से जुड़ी हुई वो कौन सी जानकारी है जो टर्की पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है, और ऐसा करने से भारत को क्या नुकसान हो सकता है? तो सबसे पहला है रेडार फ्रीक्वेंसी और एमिशन पैटर्न, यानी कि भारत का S-400 किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है और रेडार का रेडिएशन पैटर्न किस तरीके का है। देखो, रेडार फ्रीक्वेंसी पैटर्न का मतलब होता है कि एक रेडार किस तरीके से और कितनी बार रेडियो वेव छोड़कर रिसीव करता है और कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, उसके सिग्नल की दिशा, ताकत और शेप क्या है। ज्यादातर सर्वेलेंस रेडार L बैंड पर और फाइटर जेट, मिसाइल, गाइडेड मिसाइल ये X बैंड पर काम करती हैं। अगर दुश्मन को किसी रेडार की फ्रीक्वेंसी, पल्स पैटर्न, मॉड्यूलेशन मेथड और बीम विड्थ की जानकारी मिल जाए तो वो सेम फ्रीक्वेंसी पर हाई पावर सिग्नल भेजकर रेडार को अंधा कर सकता है। दुश्मन नकली सिग्नल भेजकर असली टारगेट को छिपा सकता है। इसके बाद आता है टारगेट ट्रैकिंग एल्गोरिदम। ये जानकारी क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट को S-400 से बच निकलने की रणनीति बनाने में मदद कर सकती है। इसके बाद है रेडार का ब्लाइंड जोन। हर एक रेडार का कोई ना कोई ऐसा हिस्सा जरूर होता है जहां पर कुछ देर के लिए वो किसी भी तरह की ट्रैकिंग या स्कैनिंग नहीं कर पाता है। इसी को रेडार का ब्लाइंड जोन कहते हैं। अगर टर्की ये जानकारी साझा करता है तो इस जानकारी की मदद से फाइटर जेट्स को बच निकलने का रास्ता मिल सकता है। फिर इसके बाद आता है मिसाइल लॉन्च सीक्वेंस। इसका मतलब ये हुआ कि डिटेक्शन होने के बाद S-400 टारगेट को हिट करने में कितना समय लगाएगा। फिर है ECM डिटेल्स, यानी वो कौन से जैमर्स हैं जिनकी मदद से S-400 के रेडार को जैम किया जा सकता है। फिर है बैटरी डिप्लॉयमेंट फॉर्मेशन टेम्पलेट, यानी कि S-400 की जो पूरी बैटरी है उसको किस तरीके से असेंबल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के वीक पॉइंट्स, और लास्ट आता है रीलोड करने में कितना समय लगेगा। ये सारी जानकारी तुर्की शेयर कर सकता है। अब सवाल ये आता है, क्या तुर्की के पास ये जानकारी है? तो हाँ, बिल्कुल है। तुर्की के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इसे ऑपरेट भी कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग भी ली है और रशिया के द्वारा उसका मेंटेनेंस भी किया जा रहा है। अब सवाल आता है ये कि भारत इस चीज से कैसे निपटेगा। तो इसके लिए भारत S-400 का लॉजिक या कॉन्फ़िगरेशन उसे अपडेट कर सकता है। ऐसा करने पे तुर्की के द्वारा दी गई जानकारी बेकार हो जाएगी। भारत अपने रेडार की फ्रीक्वेंसी को भी मॉडिफाई कर सकता है, बल्कि जहां तक मुझे पता है S-400 हर देश के लिए अलग अलग कस्टमाइज किया जाता है। और रही बात रेडार को जाम करने की, तो S-400 अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो इस तरह की चीजों को हैंडल कर सके, अपने आप ही कर लेता है। इसके अलावा तुर्की के सामने एक और परेशानी है, वो है EULA, यानी कि एंड यूजर एग्रीमेंट। जब भी दो देश एक दूसरे के साथ हथियार का व्यापार करते हैं तो वहां पर एक EULA साइन होता है। इसका मतलब है कि खरीदार देश उस टेक्नोलॉजी को किसी और देश के साथ साझा नहीं कर सकता। अगर कोई देश ऐसा करता है तो डील कैंसिल हो सकती है। भविष्य में जो स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ेगी उस पर भी रोक लग सकती है। बनाने वाला देश मिसाइल की सप्लाई को रोक सकता है, मेंटेनेंस बंद कर सकता है, और इसके अलावा जो संबंध खराब होंगे वो तो है ही। लेकिन क्या इसके अलावा भी जानकारी लीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब यहाँ पर तीन चीजें आती हैं। पहला है एस्पियोनाज, यानी कि जासूसी। दूसरा है रिवर्स इंजीनियरिंग, और तीसरा है राजनीतिक दबाव, यानी कि अमेरिका के प्रेशर में आकर अगर कोई देश किसी दूसरे देश की हथियार प्रणाली की तकनीक साझा कर दे तो ये हो गया राजनीतिक दबाव। और रिवर्स इंजीनियरिंग तो आप जानते ही हो कि अगर किसी देश के हाथ कोई हिस्सा लग जाए या पूरा का पूरा सिस्टम हाथ लग जाए तो वो उसको खोलकर उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग लगाकर उसके काम करने के तरीके को समझ सकता है। हालांकि इसको रोकने के लिए भी बहुत सारे तरीके अपनाए जा चुके हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी सवाल है, और वो ये, क्या किसी ने पास्ट में इस तरह के एग्रीमेंट को तोड़ा है? तो हाँ, बिल्कुल तोड़ा है। जिसमें पहला नंबर आता है पाकिस्तान का। जब भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक करी थी तो पाकिस्तान ने F-16 के रडार और मिसाइल लॉजिक चीन के साथ साझा किए थे, ताकि चीनियों की मदद से वो Su-30 और मिराज के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को समझ सके। अब इसका परिणाम क्या निकला? तो कुछ खास नहीं, अमेरिका ने डांट लगाई और मामला रफा दफा हो गया। अब जरा ये जान लेते हैं कि रेडार और मिसाइल लॉजिक क्या होता है। तो रेडार लॉजिक का मतलब है कि रेडार किस दिशा में देखेगा, कितनी बार देखेगा, किसे टारगेट मानेगा और किसे फॉल्स अलार्म मानेगा। और मिसाइल लॉजिक का अर्थ है रेडार से जानकारी लेकर हवा में अपनी दिशा को बदलना, एक साथ कई ऑब्जेक्ट को टारगेट करना, टारगेट के पास पहुंचकर ब्लास्ट करना और सही समय पर ब्लास्ट करना। अब ये जानकारी फाइटर प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ कैसे मैच करती है, जरा ये समझो। देखो, जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, ऐसे ही हर फाइटर प्लेन का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी अलग होता है। जैसे कि फाइटर प्लेन का रेडार सिग्नेचर
सिग्नेचर, इंफ्रारेड सिग्नेचर, रेडियो एमिशन सिग्नेचर, अकूस्टिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन, ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें एक फाइटर प्लेन छुपाता है और इन्हीं को छुपाने को स्टेल्थ कहा जाता है। अब अगर ये जानकारी दुश्मन के हाथ लग जाए तो वो अपने फाइटर प्लेन और रेडार में मॉडिफिकेशन करके उसकी क्षमताओं को बहुत बढ़ा सकता है। इसके अलावा टर्की ने जब रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया था तब अमेरिका ने टर्की को F-35 के प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया। अब ये F-35 का प्रोग्राम क्या है वो भी बताऊंगा, पहले जरा अगले के बारे में सुन लो। ये जो मिस्र है यानी कि इजिप्ट, इसने भी अपने अमेरिका से खरीदे हुए हथियार चीन को दिखाए थे, जिसके बाद अमेरिका ने इजिप्ट को दी जाने वाली आर्थिक मदद, सैन्य आर्थिक मदद, उस पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा 1979 में अमेरिका ने ईरान को टाओ मिसाइल बेची थी यानी कि एंटी टैंक मिसाइल। अब ईरान ने इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग लगाकर अपना एक वेरिएशन बना लिया और उसे मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो ये तो है वो देश जिन्होंने इस तरह के EULA एग्रीमेंट को तोड़ा है। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये F-35 प्रोग्राम क्या था। तो अमेरिका 5वीं पीढ़ी का एक स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि F-35 बनाने का एक प्रोग्राम लॉन्च करता है, जिसमें लगभग टोटल 8 देश थे। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। तो जी इसमें थे अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और टर्की। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 हो गए। तो हम जरा टर्की के बारे में बात कर लेते हैं। तो टर्की इस प्रोग्राम में लगभग $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करके थोड़े बहुत पार्ट को मैन्युफैक्चर और फाइटर जेट बनने के बाद उसे खरीदने के लिए एज अ पार्टनर जुड़ता है। लेकिन इसी बीच में टर्की डिसाइड करता है कि वो रशिया से S-400 खरीदेगा। अमेरिका उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन टर्की फिर भी S-400 को खरीद लेता है, जिसके जवाब में अमेरिका टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है और उसकी $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। अब इन सारी चीजों के जवाब में टर्की रशिया से Su-35 और Su-57 फाइटर जेट खरीदने के लिए डील को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा आपको यह जानना भी जरूरी है कि दूसरे देश रिवर्स इंजीनियरिंग से बचने के लिए अपने जो वेपन सिस्टम होते हैं उसमें क्या क्या चीजें करते हैं। तो पहली बात, इस तरह की टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म लगाया जाता है। इसके अलावा वेपन सिस्टम का सॉफ्टवेयर मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन से सुरक्षित रहता है, जो बिना एनक्रिप्शन की के एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कुछ देश अपने वेपन सिस्टम में एक्सप्लोजिव्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो टेम्पर स्विच से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब अगर कोई खोला बांदी करेगा तो स्विच एक्टिवेट हो जाएगा और पूरा सिस्टम नष्ट हो जाएगा। और ड्रोन्स में तो GPS स्पूफिंग भी आ गई है। देखो, ड्रोन गाइडेंस सिस्टम पर निर्भर करता है। अगर ड्रोन का GPS रिसीवर नकली सिग्नल को असली समझ ले तो उसका गाइडेंस सिस्टम उसे किसी नकली टारगेट की तरफ मोड़ सकता है। इसको GPS स्पूफिंग कहते हैं। वैसे ड्रोन में किसी पर्टिकुलर लोकेशन को लॉक भी किया जा सकता है और ऐसा करने पर वो ड्रोन उस पर्टिकुलर जगह पर उड़ नहीं पाएगा, मतलब ठीक से काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मैंने गाजियाबाद में एक ड्रोन बनाया, मेरे से किसी ने वो ड्रोन खरीद लिया। मेरे को शक था कि इस ड्रोन का इस्तेमाल दिल्ली में हो सकता है। मान लेते हैं कि होली के समय ड्रोन की मदद से पानी के गुब्बारे गिराने के लिए इसका इस्तेमाल होगा, पर मैं नहीं चाहता कि दिल्ली में इसका इस्तेमाल हो, तो मैं ड्रोन में दिल्ली को लॉक कर दूंगा और जैसे ही ड्रोन को ये पता लगेगा कि वो दिल्ली में एंटर कर गया, वो काम करना बंद कर देगा। इसके साथ साथ उसमें किल स्विच भी लगाया जा सकता है, जो दिल्ली को सेंस करते ही तुरंत अपने आप को उड़ा देगा। अब आता है सवाल, क्या भारत भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, या DRDO के द्वारा बनाए गए जो UAVs हैं, उन सब की टेक्नोलॉजी बचाने के लिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में यह सवाल भी आ सकता है कि क्या रिवर्स इंजीनियरिंग करना इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके किसी चीज की कॉपी बना सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे बेचने जाओगे तो समस्या है। तब इसे EULA एग्रीमेंट का उल्लंघन माना जाएगा। एक उदाहरण के लिए मान लो कि आपने किसी देश पर कोई मिसाइल मारा, वहां पर वो जाकर नहीं फटा, तो वो मिसाइल उस देश की प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं सकते। अब जरा बात कर लेते हैं ख्वाजा आसिफ के बयान की, यानी कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर। उन्होंने अपनी असेंबली में यह बात कही थी कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने जानबूझकर इंडियन ड्रोन्स को मारने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो इंडियन ड्रोन्स को उनके डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का पता लग जाता। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं
वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। अब मार्केट में ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि ऐसा थोड़ी होता है। नहीं भाई साहब, ऐसा होता है। और इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि एक ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का पता नहीं लगा सकता। बिल्कुल लगा सकता है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। अमेरिका का ग्लोबल हॉक और रीपर ड्रोन सिस्टम बड़े आराम से एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। यहां पर दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, पहली सीड और दूसरी AOA, जिसमें पहली है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और दूसरा है एंगल ऑफ अराइवल। अब ये तो होगी ख्वाजा आसिफ के बयान से जुड़ी हुई बात, लेकिन जो चीज मेरे भी समझ में नहीं आई वो थी ये, चलो जी आपने ड्रोन को हिट कर दिया, मार लिया, उसे जानकारी मिल गई, उसने वो जानकारी आगे साझा भी कर दी, तो एयर डिफेंस सिस्टम तो पोर्टेबल व्हीकल पर लगा होता है, आप उसकी लोकेशन को बदल दो। अब ये वो चीज थी जो मेरे लॉजिक से परे थी, क्योंकि यही काम तो इंडिया ने भी किया है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले जो ड्रोन्स थे उन्हें हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। अब अगर हमारे डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का पता भी लग जाए तो क्योंकि वो पोर्टेबल हैं, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है और बहुत जल्दी से शिफ्ट किया जा सकता है। तो लोकेशन का पता लगने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए कि एक ड्रोन किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का पता लगा सकता है। तो उसके लिए जो पहली चीज है वो है RF सिग्नल स्निफिंग, दूसरा इंफ्रारेड सिग्नेचर, तीसरा विजुअल सर्विलांस और चौथा है हाई रेजोल्यूशन रडार इमेजिंग। वैसे अगर S-400 की लोकेशन का पता भी लग जाए तो S-400 उस ड्रोन को छोड़ेगा नहीं। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतने कैपेबल होते हैं कि अपने तरफ आ रही किसी भी चीज को ये बड़े आराम से ट्रैक करके नष्ट कर सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि दुश्मन देश ने अपनी कोई मिसाइल लॉन्च कर दी। अब यहाँ पर S-400 का बिग बर्ड नाम का रडार लगभग 600 किलोमीटर के एरिया को स्कैन करके उस मिसाइल की स्पीड, डायरेक्शन, हाइट और ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट कर लेगा। अब ये डाटा सीधा कमांड पोस्ट को भेजा जाएगा। अब कमांड पोस्ट में इस डाटा की मदद से टारगेट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन होगी, मतलब ये मिसाइल दोस्त है कि दुश्मन, फ्रेंड एंड फो, इसके बारे में पता लगाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि मिसाइल की ट्रेजेक्टरी और उसकी स्पीड देखकर बड़ी आसानी से ये बात पता लग जाएगी कि ये मिसाइल किस टारगेट को हिट करने जा रही है। अब इसके बाद थ्रेट असेसमेंट होगा, यानी कि ये डिसाइड किया जाएगा कि इस मिसाइल को मार गिराने के लिए कौन सी मिसाइल फायर की जाएगी और कितनी मिसाइल फायर की जाएंगी। हाँ जी, कई बार एक टारगेट को मारने के लिए एक से ज्यादा मिसाइल फायर की जाती हैं, लगभग 2 तो फायर कर ही देते हैं। अब इसके बाद फायर कंट्रोल रडार टारगेट को लॉक करता है, फायर कमांड दी जाती है और मिसाइल को कोल्ड लॉन्च किया जाता है। अब ये कोल्ड लॉन्च क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब मिसाइल कैनिस्टर से बाहर निकलती है और सीधा अपने टारगेट की तरफ चली जाती है। अगर टारगेट लगातार हवा में मूव कर रहा है तो मिड कोर्स करेक्शन भी किया जाता है, यानी कि मिसाइल अपना रास्ता बदलकर अपने टारगेट की तरफ बढ़ती ही रहती है और जैसे ही इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टारगेट से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर होती है, तुरंत उसका ऑन बोर्ड रडार वो एक्टिव हो जाता है। अब मिसाइल पे लगा हुआ ये रडार अपने टारगेट को लॉक करके सीधा उसकी तरफ जाकर या तो प्रॉक्सिमिटी स्विच की मदद से ब्लास्ट होगा या काइनेटिक इंपैक्ट की मदद से टारगेट को नष्ट कर देगा। अब प्रॉक्सिमिटी स्विच का मतलब ये हो गया कि आप डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं मारोगे, यानी कि अपने टारगेट से टकराओगे नहीं, बल्कि उसके पास पहुंच के एक जोरदार धमाका करके उसे अपने साथ लेकर उड़ जाओगे। डायरेक्ट काइनेटिक इंपैक्ट और प्रॉक्सिमिटी स्विच, इन दोनों टेक्नोलॉजीज का आज के समय इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बैटल डैमेज असेसमेंट किया जाता है, यानी कि पता लगाया जाता है कि टारगेट नष्ट हुआ या नहीं। अगर हो गया तो ठीक, और अगर नहीं हुआ तो दूसरी मिसाइल फायर कर दी जाती है। लेकिन एक बार के लिए मान लीजिए कि एक साथ बहुत सारी मिसाइल फायर कर दी गई हैं, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्हें कैसे हैंडल करेगा। तो देखो जी, S-400 36 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। S-400 सिस्टम अपने आप में डिफेंस अम्ब्रेला है, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए इसके पास सारी चीजें मौजूद हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल भी आता है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 4 ट्यूब लगी होती हैं, तो इन 4 ट्यूब में तो 4 मिसाइल आनी चाहिए, तो 36 टारगेट को ट्रैक करके 72 मिसाइल कैसे फायर की जा सकती हैं। तो देखो जी, S-400 की बैटरी में सिर्फ एक लॉन्चर नहीं होता, बल्कि 8 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें हैं, तो 8 चौक 32, यानी टोटल 32 मिसाइल हो गई। लेकिन ये इतना कैपेबल है कि अगर हवा में 72 मिसाइलें भी एक साथ चल रही हैं, तो ये उन सबको गाइड कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि अगर एक बार मिसाइल फायर कर दी तो जिस ट्यूब से मिसाइल निकली थी उसमें मिसाइल रीलोड कैसे होगी। तो नहीं होगी। रशिया अपने यहाँ से कैनिस्टर ट्यूब को सील करके भेजता है, यानी उसके अंदर जो मिसाइल है उसे आप बैटलफील्ड में रीलोड नहीं कर सकते। एक बार खाली होने के बाद कैनिस्टर को निकाल कर अलग कर दिया जाता है और उसकी जगह पर दूसरा कैनिस्टर लगाया जाता है, और ये सारा काम एक क्रेन की मदद से
होता है। अब आपके दिमाग में ये ख्याल भी आ सकता है कि क्यों ना हम इस कैनिस्टर में अपने देश में बनी हुई मिसाइल डाल दें। तो देखो चीजें ऐसे काम नहीं करती। इसे आप कुछ इस तरीके से समझो कि आपने HP का प्रिंटर खरीदा और कैनन का सॉफ्टवेयर लिया और अब आप कैनन के सॉफ्टवेयर से HP के प्रिंटर को चलाना चाह रहे हो, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग हैं। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से जब आप इंडियन मेड मिसाइल को कैनिस्टर में डालोगे तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो हैंडशेक होता है वो नहीं होगा और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और हो सकता है कि उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चलाना है तो उसके लिए मिसाइलें सील्ड कंटेनर में, कैनिस्टर में हमें रशिया से ही लेनी पड़ेंगी। अब क्या ऐसा कोई जुगाड़ हो सकता है कि हम इस सिस्टम में किसी तरीके से जुगाड़ लगाकर देसी मिसाइल फिट कर लें? तो वेल ऐसा तो नहीं होने वाला अनलेस अनटिल रशिया हमारे साथ मिलकर इस सिस्टम को प्रोड्यूस करने लग जाए। तो वो जो मॉडिफाइड सिस्टम होगा तब उस सूरत में दोनों देशों में बनने वाली मिसाइल इस सिस्टम के अंदर डाली जा सकती है। अब जरा बात कर लेते हैं कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्या कमजोरी है। देखो कमजोरी तो सबकी होती है, इसकी भी है, लेकिन इसके बारे में यूट्यूब पर बात करना ठीक नहीं होगा। और देखो मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूं ये सारी जानकारी ओपन सोर्स के रूप में अवेलेबल है, लेकिन एक बात समझो, कुछ जानकारी को आप पब्लिकली इस तरह से नहीं बोल सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम सबको गालियां देनी आती हैं, लेकिन गाली देना जरूरी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली दे नहीं सकते। अब इसी तरीके से इसकी जो कमजोरियां हैं वो ओपन सोर्स के रूप में अवेलेबल हैं, लेकिन यूट्यूब पर उसे बैठकर बोलना ये ठीक नहीं है। मतलब एटलीस्ट मुझे तो ठीक नहीं लगता। मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने SPG के कमांडो लकी बिस्ट के बारे में सुना है तो उन्होंने एक घटना का जिक्र किया था। एक बार चंद्रबाबू नायडू एक रैली के लिए जा रहे थे तो उनके काफिले पर नक्सलियों ने हमला कर दिया और वहां पर दुनिया में पहली बार कैमरे का जो फ्लैश होता है उसकी मदद से एक IED को एक्टिवेट किया गया था। इससे पहले दुनिया में ये कभी नहीं किया गया। यानी कि कैमरे की जो फ्लैश होती है उससे जो रोशनी निकलती है उसने IED को एक्टिवेट करने के लिए जो जरूरी वोल्टेज थी उसको हासिल करने में मदद करी। अब आप यही लॉजिक ले लो कि हर चीज की कोई ना कोई कमजोरी निकाली जा सकती है, लेकिन उसके बारे में YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे बैठकर बात करना मुझे ठीक नहीं लगता। बाकी अगर आपने क्लास 12th की फिजिक्स अच्छे से पढ़ रखी है तो वहां से आपको रेडार टेक्नोलॉजी के लूप होल्स के बारे में पता लग जाएगा। अब जरा ये बात कर लेते हैं कि S-400 अपने आप को डिटेक्ट होने से कैसे बचा पाता है। तो जी सबसे पहले तो इसको बचाने के लिए इसके अंदर थर्मल सिग्नेचर सप्रेशन लगाया गया है। अब ये क्या चीज है? देखो S-400 को चलाने के लिए इसमें ऑन बोर्ड जनरेटर रहते हैं। इमरजेंसी के केस में इसे ग्रिड से भी पावर दी जा सकती है क्योंकि बिना बिजली के थोड़ी चलेगा ये। अब इसके जनरेटर मिलिट्री ग्रेड के होते हैं, बिल्कुल साइलेंट, लेकिन जब मैकेनिकल चीज चलेगी तो हीट तो पैदा करेगी। तो अब इस हीट को दबाना है ताकि इस सिस्टम का इंफ्रारेड सिग्नेचर दुश्मन के हाथ ना लग जाए। तो इस काम के लिए जनरेटर के एग्जॉस्ट पाइप पर हीट डिफ्यूजर्स लगाए जाते हैं, उसे शील्ड किया जाता है और हीट को जमीन में भेजने के लिए हीट सिंक का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो वायर यूज की गई है उनकी भी EMI शील्डिंग की जाती है। इसमें फराडे केज, फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट्स और मैग्नेटिक सप्रेशन कॉइल्स भी लगे हैं। ये सारी चीजें S-400 को छुपाने में मदद करती हैं। अब जरा जान लेते हैं कि इसकी रेंज कितनी है। जैसा कि आप जानते हो कि S-400 इसके नाम से ही पता लगता है कि ये 400 किलोमीटर तक अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है, लेकिन कितनी ऊंचाई पर नष्ट कर सकता है? तो 30 किलोमीटर। इसमें अलग अलग रेंज की मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं, जैसे 400 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की मिसाइल भी इसमें लगती है। अब बात करते हैं कि इसके द्वारा छोड़े जाने वाली मिसाइलों की स्पीड कितनी है। तो वो लगभग 8 से 14 मैक के बीच में ट्रेवल करती हैं। अब मान लो कि हमें फटाफट इसको डिप्लॉय करना है तो इसमें कितना समय लगेगा? मात्र 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट के अंदर इसकी पूरी यूनिट काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। इसकी सर्विस लाइफ और मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में भी जान लो। ये लगभग 20 से 25 साल ऑपरेशनल रहेगा। हर 1 से 2 साल बाद इसकी सर्विस और मेंटेनेंस रशियन इंजीनियर्स के द्वारा की जाएगी। अब इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में भी जान लो। जैसे बैटरी, तो एक पूरे कमांड पोस्ट को बैटरी कहते हैं जिसमें रडार, मिसाइल लॉन्चर और सपोर्ट व्हीकल शामिल होते हैं। इसके अलावा एक बैटरी में 72 मिसाइलें और 8 लॉन्च व्हीकल शामिल हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लॉन्च से पहले पूरे के पूरे ट्रक को जैक के ऊपर उठा दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर जमीन समतल नहीं है, यानी एक जगह पर नीची है, दूसरी जगह पर थोड़ी ऊंची है, तो ये जैक पर उठाने के बाद एग्जैक्ट इसे जमीन से 90 डिग्री पर खड़ा करता है और लॉन्च के समय मिसाइल के द्वारा जो थ्रस्ट पैदा किया जाएगा उस थ्रस्ट को ये जैक झेल जाते हैं, जो टायर नहीं कर पाएंगे। अब जरा बात करते हैं कि कोल्ड लॉन्च क्या होता है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि मिसाइल को एक कैनिस्टर के अंदर सील करके रखा जाता है। इसके अंदर एक इनर्ट गैस का एक्सप्लोजन होगा जो मिसाइल को मिसाइल ट्यूब से बाहर फेंकेगा और बाहर आने के बाद मिसाइल का इंजन फायर होगा और तब जाकर मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगी। अब ये जो गैस का एक्सप्लोजन होता है इसी को
कोल्ड लॉन्च कहते हैं, जबकि हॉट लॉन्च में मिसाइल ट्यूब के अंदर ही फायर की जाती है। इसके अलावा टारगेट को ढूंढने के लिए इसमें बिग बर्ड नाम का रेडार लगा है और ग्रेव स्टोन नाम का रेडार टारगेट को लॉक करता है। बस यही वो सवाल जवाब थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। मुझे लगता है कि आपको S-400 की वर्किंग और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी गलतफहमियों को दूर करने में काफी मदद मिली होगी। इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें, और अगर कोई ऐसा सवाल है जो मुझसे छूट गया है, उसका जवाब आप चाहते हैं तो भी कमेंट में लिखें। अगर हो सका तो मैं जवाब जरूर दूंगा। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।